सो गुड मॉर्निंग। अभी हम देख रहे हैं अपना नेक्स्ट लेक्चर हिस्ट्री का, लेटर मुगल, जिसको हिंदी में बोलते हैं उत्तरवर्ती मुगल शासक। 1707 से लेकर 1857 का पीरियड, करीबन 150 साल का जो पीरियड है, उसमें जो मुगल शासक रहे, थोड़ा थोड़ा उसके बारे में हम लोगों को देखना होगा। ठीक है, ज्यादातर ये लेक्चर हमारा फैक्चुअल होगा, ज्यादा समझाने का इसके अंदर नहीं है। ठीक है, मतलब फैक्ट हम लोग देखेंगे, रीड करूंगा, बस उसको आपको याद रखना है। लिखना चाहे तो उसे लिख लीजिए हिंदी मीडियम में। ठीक है, फिर वही आपको याद करना है, इससे भी आपको क्वेश्चंस मिलते रहते हैं। ठीक है, तो आगे चलते हैं। ये मैप में आपको जस्ट ये दिखाने के लिए लाया हूं। ये आप देखिए, यहाँ पे उज्बेकिस्तान आपको दिख रहा है। ठीक है, उज्बेकिस्तान से थोड़ा इंडिया देख लीजिए। ठीक है, उज्बेकिस्तान आप लोग देख पा रहे हैं और यहाँ पे इंडिया देख पा रहे हैं। और यहाँ पे इसको थोड़ा सा जूम इन करके देख रहे हैं तो यहाँ पे ये उज्बेकिस्तान का दिख रहा है आपको, और उज्बेकिस्तान में यहाँ समरकंद दिख रहा है। ठीक है, यह है समरकंद। तो यहाँ कहीं का आपका राजा मतलब था बाबर। ठीक है, जिसको बोला जाता है फाउंडर ऑफ मुगल अंपायर। ठीक है, इसको बोला जाता है कि इन्होंने मुगल साम्राज्य का स्थापना किया था। ठीक है, बाबर। तो मैंने बस जस्ट उस एरिया को दिखाने की कोशिश की है, बाकी डिटेलिंग में अभी नहीं कर रहा। तो इतना ध्यान रखिए, बाबर कहां से था? नियर समरकंद। और किसने मुगल का राज्य को स्थापित किया? बाबर ने। कब स्थापित किया? 1526 में। ठीक है, 1526। ओके, और कैसे स्थापित किया? ही डिफीटेड अफगान। ठीक है, अफगान को डिफीट किया था अंडर इब्राहिम लोधी। इब्राहिम लोधी को इन फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत। तो पानीपत की पहली लड़ाई को जीतकर बाबर ने मुगल साम्राज्य की स्थापना की थी। बाबर के बाद हुमायूं, हुमायूं के बाद अकबर, अकबर के बाद जहांगीर, जहांगीर के बाद शाहजहां, और शाहजहां के बाद औरंगजेब। औरंगजेब मुगल साम्राज्य के लगभग कह लीजिए लास्ट शासक, मतलब इफेक्टिव लास्ट शासक। उसके बाद तो और भी देखने को मिलते हैं जिन लोगों को हम आज देखेंगे। ठीक है, सीक्वेंस समझ में आ गया। बाबर 1526 में एस्टैब्लिश करते हैं मुगल साम्राज्य। उसके बाद हुमायूं आते हैं, उसके बाद अकबर आते हैं, उसके बाद जहांगीर आते हैं, उसके बाद शाहजहां आते हैं, और औरंगजेब आते हैं। अकबर और जहांगीर की बात और शाहजहां की बात हमने जब एडवेंट ऑफ यूरोपियन इन इंडिया किया था उसके अंदर भी थोड़ा थोड़ा इनके बारे में देखा था। तो अभी ये टाइमलाइन थोड़ी सी हमें क्लियर हो जाएंगी तो वो सब चीजें इजीली समझ में आने लगेंगी, तो रट्टा नहीं मारना पड़ेगा एक तरीके से, इसलिए हम लोग इसको देखना चाह रहे हैं। ठीक है, करीबन ध्यान से देखिएगा कि हम लोग अभी जो टाइम पीरियड देखने वाले हैं वो 1707 से लेकर 1857 का है। ये पीरियड करीबन 150 साल का है। ठीक है, इस 150 साल में आप लोग देखेंगे करीबन 12 मुगल अंपरर या मुगल सम्राट निकल के आते हैं, जिनको हम लेटर मुगल कहते हैं। ठीक है, ध्यान 150 साल में कितने आ रहे हैं? 12। और 12 के अंदर भी जो लंबा पीरियड रहता है वो मोहम्मद शाह, करीबन 30 साल का। मोहम्मद शाह रंगीला जिसे कहा जाता है, 1719 से 1748। ठीक है, उसके बाद शाह आलम 1759 से 1806। ठीक है, तो ये दो लोग हैं जिनका समय थोड़ा लंबा रहेगा। और यही दो लोग फिर भारत पे जो अतिक्रमण होता है, इस समय आक्रमण होता है नादिर शाह और अब्दाली के प्रतिनिधित्व में, जिन्होंने 7 बार किया और भारत का बहुत लूटा, 1748 से 67 के बीच। ओके,
तो बहुत सारे टर्म में यूज कर रहा हूं, थोड़े से परेशान हो गए होंगे आप लोग, लेकिन बस यहाँ पे ध्यान में रखिए कि भाई 1707 से 1857 तक के पीरियड की बात करनी है। इसके दौरान 12 मुगल शासक आते हैं छोटे छोटे टाइम के लिए, और इन 12 में से लंबा समय रहता है वो मोहम्मद शाह रंगीला का रहता है करीबन 30 साल 1719 से 1748 तक, और दूसरा नंबर रहता है शाह आलम का 1759 से 1806 तक। ठीक है, अब वो मैंने बताया इसके बीच में जो टाइम पीरियड है आप लोग देखते हैं कि बहुत सारे लोग अटैक कर रहे हैं। मेन अटैक करने वाले नादिर शाह और अब्दाली, करीबन 7 बार उन्होंने अटैक किया और भारत दिल्ली को लूटा। और ये भी ध्यान रखिए करीबन 50 साल के अंदर ही जब औरंगजेब की डेथ हो जाती है ना, तो आप बड़ी जल्दी जल्दी राजा बदल रहे हैं। ठीक है, और करीबन नादिर शाह आप देख रहे हो 1739 में दिल्ली को मतलब अटैक कर चुका होता है। और एक और इंटरेस्टिंग बात है, आप देखिए 1761 में जो एक तरह से मुगल हमारे डिफेंडर थे भारत को मतलब दिल्ली को बचाने के लिए, एक तरह से राजा वही डिफेंड करेंगे, तो वो रिप्लेस हो जाते हैं, वो मराठा करते हैं, जहां पे उन्हें मुक्की खानी पड़ती है। अपनी जो बैटल ऑफ पानीपत, थर्ड बैटल ऑफ पानीपत लड़ते हैं। तो आपको बात समझ में आ रहा है। देखिए औरंगजेब की डेथ होती है 1707 में, ठीक है, दिल्ली पर अतिक्रमण हो जाता है, अतिक्रमण देखिए अटैक हो रहे हैं नादिर शाह के द्वारा, कब तक 1739 में। ओके, और 1761 में मुगल इतने पावरफुल नहीं रहते और डिफेंडर ऑफ इंडिया का काम करते मराठा। ठीक है, और उसके बाद देखिए 1765 आते आते मुगल सिर्फ एक पेंशनर रह जाते हैं ब्रिटिशर्स के। ठीक है, मुगल क्या रह जाते हैं, पेंशनर रह जाते हैं ब्रिटिशर्स के। तो कितनी जल्दी ये सब चेंजेस हो रहे हैं। ठीक है, तो मैं जब इस चैप्टर को कवर करेंगे तो बहुत सारे वर्ड आएंगे बार बार कि मनसबदार, जागीरदारी। तो मैं एक बार ये चीज आपको पहले से बता दूं ये क्या होती है। ठीक है, मुगल टाइम में आपको एक मनसब सिस्टम देखने को मिलेगा जिसको मनसबदारी व्यवस्था बोलते हैं। मनसब क्या होता है, मनसब एक तरह की ना रैंक होती थी उनके प्रशासन काल में। वो जो उनके अधिकारी होते थे उन अधिकारी को वो मनसब कहते थे, और उस मनसब के आगे एक नंबर लिख देते थे 400 300। ठीक है, वो उनकी रैंक बताता था। वो डिटेलिंग बाद में करेंगे, 300 मतलब क्या है, 400 का मतलब क्या है, मतलब इसको इतने घोड़े रखने हैं, वो सब चीजें होती थी। लेकिन बस इतना ध्यान रखिए मनसब एक अधिकारी की रैंक होती थी। ठीक है, और जो उस रैंक को होल्ड करेगा जो आदमी है वो मनसबदार बोला जाता था। ठीक है, उसको क्या बोलते थे, मनसबदार बोला जाता था। तो आपको वो सभी में होगा, मतलब जो भी इनके प्रशासन काल में है तो वो होगा। मिलिट्री में भी मनसबदार मिलेंगे आपको, उनके सिविल एडमिनिस्ट्रेशन में मिलेंगे, फाइनेंशियल में मिलेंगे, जुडिशरी को छोड़कर। ठीक है, आई बात समझ में। तो मनसब क्या है, एक तरह से रैंक है। मनसबदार जो उस रैंक को होल्ड करेगा वो उनका अधिकारी है। मनसबदार की अगर बात करेंगे मतलब वो मुगल अधिकारी है। यह आप दिमाग में रखिएगा। उसके बाद जागीर, ये तो हिंदी में समझ में ही आता होगा, जागीरदार, जागीर मतलब लैंड है ना, जागीर मतलब लैंड, धरती। तो जागीर क्या होती थी, मनसबदार जो होते थे ना, मनसबदार को अब सैलरी चाहिए। अब सैलरी जो मिलती थी मनसबदारों को दो तरीके से मिल जाती थी। एक को तो क्या करते थे कि कुछ लैंड उनको दे देते थे भाई, कि भाई इससे जो भी राजस्व आएगा, जो भी टैक्स आएगा वो तुम्हारा, कलेक्ट करो। तो एक मनसबदार हो गया, उसको लैंड दे दी, वहां से जो राजस्व आए वो तुम ले लो, तो उससे उनकी इनकम हो रही है। ठीक है, तो जागीर उनको दे रहे हैं सैलरी की तरह। ठीक है, और अपनी सैलरी वो वहां से जो राजस्व आ रहा है, जो रेवेन्यू आ रहा है वहां से वो कलेक्ट कर रहे हैं। दूसरा ऐसे भी होते थे जिनको कैश में पेमेंट होती थी। ठीक है, तो मनसबदार की जो सैलरी है वो दोनों तरीके से पेमेंट हो रही है। एक तरीके से कुछ को पेमेंट कर रहे हैं हम सैलरी कैश में,
उसको पेमेंट कर रहे हैं जागीर देके, मतलब धरती दे के जाओ कि ऐसा तुम्हारा, इस पे तुम राजस्व कलेक्ट करो, ये तुम्हारी सैलरी है। तो ये जो प्रथा है ये जागीरदारी प्रथा है। जो लैंड का ओनर हो गया वो जागीरदार हो गया। ठीक है, तो मनसबदार भी है वो, फिर जब उसको लैंड मिल गई तो जागीरदार हो गया। आगे बात समझ में? तो ये टर्म मतलब बार बार आएंगे कि जहांगीर ने उसको मनसब दे दिया या उसको मनसबदार बना दिया, तो आपका मीनिंग समझ में आना चाहिए। मतलब अगर वो उसको मनसबदार बना रहा है मतलब वो अपने एडमिनिस्ट्रेशन में उसको एक अधिकारी बना रहा है। ठीक है, वो अपने एडमिनिस्ट्रेशन में अपने आप उसको एक अधिकारी बना रहा है, ये मतलब है इस चीज को बताने का। वो उसको जागीर दे रहा है, जागीर दे रहा है तो मतलब समझ में आना चाहिए वो उसको लैंड दे रहा है। तो इन दोनों स्लाइड का मतलब बस ये था कि आपको ध्यान में रखिए कि जब ये वाली बातें होंगी तो आपको समझ में आना चाहिए कि हम किसकी बात कर रहे हैं। अब एडमिनिस्ट्रेशन की बात करेंगे, प्रशासन की बात करें तो वही एडमिनिस्ट्रेशन इनका 3 लेवल पे अभी देख लीजिए, सेंट्रल लेवल पे और प्रोविंशियल लेवल पे। सेंट्रल लेवल जैसे हमारा भारत है, सेंट्रल गवर्नमेंट, प्रोविंशियल मतलब स्टेट गवर्नमेंट, तो जो इनके प्रांत जो हिंदी में बोलते हैं प्रांतीय प्रशासन और केंद्रीय प्रशासन। तो केंद्रीय प्रशासन में देखिए एक होता था वकील या फिर उसको रेजेंट बोलते थे। तो ये क्या होता था, ये रिप्रेजेंटेटिव है, प्रतिनिधि है राजा का, जो उनके बिहाफ पर सारी एक्सरसाइज मतलब सारी पावर एक्सरसाइज करता था। मतलब जो भी उनको राजा को पावर है वो उनको यूज करता था, नाम राजा का रहता था। एक तरह से उसका प्रतिनिधि है, राजा के पास सब जगह जाने का टाइम नहीं है, काम नहीं कर सकता, तो उसके नाम पे वो सारे काम कर रहे हैं, वो वकील है या रेजेंट है। ठीक है, उसको ये होता था सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेशन में। अब दूसरा है वजीर और दीवान। वजीर और दीवान, ये तो फिल्मों में भी देखा होगा दीवान साहब। तो दीवान साहब जो होते थे वो क्या होते थे, रेवेन्यू डिपार्टमेंट का, राजस्व का जो सेक्शन है, डिपार्टमेंट है, भाग है, उसका अधिकारी, उसका हेड है कौन, दीवान। और यदि वकील नहीं है, मतलब एक तरह से जो वकील हो गया ना वो प्राइम मिनिस्टर हो गया, और अगर वकील नहीं है तो वो वही प्राइम मिनिस्टर की तरह एक्ट करेगा और फिर उसको वजीर बोलेंगे। ठीक है, वकील, वकील के बाद वजीर और दीवान। दीवान सिर्फ राजस्व के लिए, और जब वो राजा वाला काम भी करे, उसको प्रतिनिधित्व भी करे, उसका रिप्रेजेंटेटिव भी बने, तब वो वजीर। तो वजीर एक तरह से ज्यादा इंपॉर्टेंट, दैट इज वो एक तरह से प्राइम मिनिस्टर है। ठीक है, मीर बख्शी, मीर बख्शी हेड ऑफ मिलिट्री डिपार्टमेंट। ठीक है, जैसे हमारा मेजर जनरल जो होता है वो हमारा मीर बख्शी। तो आगे बात समझ में, वकील वाली बात तो ज्यादा लोग हमें देखने को नहीं मिलेगी। हाँ, वजीर की बात करेंगे, दीवान की बात करेंगे, मीर बख्शी की बात करेंगे, ये चीजें बार बार आपको आगे जाके देखने को मिलेगी। ओके, अब प्रांतीय प्रशासन के अंदर देखते हैं तो गवर्नर होता है। तो जैसे हमारे यहाँ सीएम होते हैं, ठीक है, मुख्यमंत्री, तो ऐसी जो वहां का जो मेन अपॉइंट करेंगे लोग उसको गवर्नर बोलेंगे, या उसको सूबेदार बोलेंगे, या फिर उसको सिपा सलार बोलेंगे। गवर्नर, सूबेदार या सिपा सलार। ध्यान में रखिएगा, जब भी बात करें हम गवर्नर तो समझ में आ जाना चाहिए गवर्नर, बंगाल का गवर्नर, मुगलों का बंगाल का गवर्नर, सूबेदार, सिपा सलार, तो मतलब मुगल सेंटर पावर है, उसने अगर बंगाल का किसी गवर्नर बनाया है तो एक तरह से उसका वो सीएम है। तो ऐसे ही वहां पे भी प्रोविंशियल दीवान होगा, उस प्रांत का अपना प्रांतीय दीवान, उस प्रांत का अपना बख्शी होगा। मीर मतलब सेंटर वाला, इंपोर्ट मेन, और सिर्फ बख्शी तो प्रोविंशियल बख्शी मतलब उसकी सेना का सेनापति। आगे बात समझ में। उसके बाद लोकल एडमिनिस्ट्रेशन की बात करेंगे तो सबसे नीचे गांव है। ठीक है, वही अपने से हिसाब लगा के चले, सबसे नीचे गांव होते हैं। गांव के ग्रुप को मिला के तालुका बनती है, तालुका को ग्रुप को मिला के डिस्ट्रिक्ट बनता है, डिस्ट्रिक्ट को मिला के स्टेट बनता है। वही यहां पर है, नीचे गांव, गांव से बनी तालुका, तालुका को बोला जाता है
प्रांगणा। ठीक है, प्रांगणा को इकट्ठा करके डिस्ट्रिक्ट बने तो डिस्ट्रिक्ट को बोला सरकार, सरकार को इकट्ठा करके बना प्रोविंस जिसको बोला सूबा। ओके, सबसे बड़ा सूबा, तो एक सूबा, बंगाल एक सूबा है, किसका सूबा है? मुगलों का। ठीक है, तो मुगल क्या हो जाएंगे? सम्राट, मतलब बादशाह। बादशाह ने अपने सूबे के अलग अलग गवर्नर बना दिए, सिस्से पे सलार बना दिए। ठीक है, सूबे के नीचे सरकार, सरकार के नीचे प्रांगणा, उसके नीचे विलेज। ये क्वेश्चन आपका 2021 वाले यूपीएससी में आया था कि इसको असेंडिंग ऑर्डर में लगा दो, सबसे बड़ा क्या होता है, उससे बड़ा क्या होता है, उससे बड़ा क्या होता है, बढ़ते हुए क्रम में लगा दो। सबसे नीचे विलेज, उसके नीचे ऊपर तालुका, तालुका के ऊपर डिस्ट्रिक्ट, उसके ऊपर प्रोविंस। ऐसे नाम नहीं दिया, उन्होंने बोला था विलेज, प्रांगणा, साकार, सूबा, तो ऐसे लगाना है तो लगा सकते थे। ओके भाई, ये वाली बात समझ में आ गई। अब हम अपने मेन काम पे चलते हैं। मेन काम हमारा जो मैंने आपको बताया कि 1707 से लेकर 1857 तक करीबन 12 मुगल शासक हमें देखने को मिलते हैं। हम उन मुगल शासक के बारे में थोड़ा थोड़ा देखेंगे। तो सबसे पहले मैंने आपको बताया था कि औरंगजेब की डेथ हो जाती है 1707 में दक्कन के अंदर। उनकी डेथ के टाइम उनकी एज करीबन 89 थी, 89 साल। ठीक है, उनके 3 पुत्र थे, मुज्जाम, मोहम्मद आजम और काम बख्श। मुज्जाम सबसे बड़े थे, उसके छोटे मोहम्मद आजम और काम बख्श। मुगलों में एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम है ये, जैसे अपने जो रूलर हैं हिंदुओं में देखोगे तो क्या होता है, जो बड़ा बेटा हुआ वही राजा। ठीक है, उसको युवराज घोषित कर देंगे और उसके बाद राजा। लेकिन मुगलों में ऐसा नहीं है भाई, अपने आप को साबित करो, बाप मरे बेटे लड़ मरेंगे, जो जीतेगा वो राजा। तो यहां पे भी ऐसे हुआ। औरंगजेब की डेथ 1707 में दक्कन के अंदर। दक्कन, ओके, दक्कन एक क्षेत्र है, दक्कन का पठार सुना होगा, उस वाले एरिया में। ठीक है, और 3 उसके पुत्र मुज्जाम, मोहम्मद आजम, काम बख्श, इनमें लड़ाई और फाइनली अपने दोनों भाइयों को मार के मुगल एम्परर बन रहे हैं मुज्जा। ठीक है, तो मुज्जाम बनते हैं एम्परर। ये इन्होंने अपने आप को बहादुर शाह डिक्लेयर किया, बहादुर शाह प्रथम या शाह आलम भी कहते हैं इनको। तो याद रखिए, बहादुर शाह प्रथम कौन है? प्रिंस मुज्जाम। और ये भी ध्यान रखिए, फादर की डेथ इनकी 89 की एज में हो रहे हैं, तो ये भी बहुत एज्ड हैं। तो 65 की एज में जाके ये लोग, ये औरंगजेब के जो पुत्र हैं वो बादशाह बन रहे हैं। ठीक है, अब ज्यादा मुगल हमने देखा नहीं है, तो लेकिन यह ध्यान में रखिएगा कि काफी औरंगजेब ने परेशानी किया, बहुत बहुत ऐसी ऐसी पॉलिसीज लेके आए थे जिससे लोग बहुत परेशान हो गए थे। तो ये थोड़े से उदार दिल के अपने आप को स्थापित करने की कोशिश करते हैं और बहुत सारी जो नैरो माइंडेड पॉलिसी थी औरंगजेब की उसको उल्टा कर देते हैं, रिवर्स करते हैं, वापस ले लेते हैं। और जो इनकी अडॉप्टेड पॉलिसी, पैसिफिकेशन की पॉलिसी, इन्होंने लगभग सब जो पावर उस समय आ रही थी उनके साथ अपनाई। ठीक है, लड़ना नहीं है, सबको खुश खुश करके रखना है। जैसे मराठा के साथ इन्होंने क्या किया, मराठा के प्रिंस थे शाहू, उसको 1689 से बंद करके रखा हुआ था मुगलों ने, उसको इन्होंने छोड़ दिया, जाओ भाई महाराष्ट्र जाओ, मजे करो। जाट और बुंदेला किंग है, जैसे जाट चीफ चूरामन, बुंदेला चीफ छत्रासल, इनके साथ भी ये खुश रहे, गुड़ी गुड़ी बनाई। ठीक है, यहां तक गुड़ी गुड़ी बनाई कि जो सिख थे, सिख के गुरु आपने सुना होगा बंदा बहादुर, जब इनके साथ मिलकर इनके अगेंस्ट लड़ाई लड़ी, सिखों के साथ भी कोशिश किया इन्होंने कि भाई थोड़ा सा अच्छा ही बनाए। जैसे उन्होंने गुरु गोविंद साहब को एक उच्च मनसब दिया। अब आपको समझ में आ रहा होगा मनसब क्या है, रैंक, उच्च रैंक दी, तो मतलब एक हाई कैटेगरी का
ऑफिशियल बनाया, अधिकारी बनाया अपने मुगल प्रशासन में। तो यहां से क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे, विच वन, मतलब कौन से मुगल शासक ने गुरु गोविंद सिंह को एक उच्च मनसब दिया? तो आंसर होगा बहादुर शाह वन। ठीक है, तो इसलिए इंपॉर्टेंट है। बट लेकिन इनकी डेथ के बाद बंदा बहादुर ने रिवोल्ट कर दिया। हालांकि जिसको इसने हरा दिया लोहगढ़ में, लेकिन वो फिर भी इनके साथ, मुगलों के साथ उसकी बनी नहीं, चलता रहा। और हिस्टोरियन काफी खान ने इनको शाह बेखबर कहा है। तो ये ध्यान में रखिएगा, ये भी क्वेश्चन आता है कि किसको किसने कहा, तो ये भी एक वन आपके लिए जनरल नॉलेज का क्वेश्चन है, शाह बेखबर। ठीक है, हेडलेस किंग बोला जाता है जिसका सर नहीं है, शाह बेखबर, बहादुर शाह वन को। बहादुर शाह के साथ एक प्रॉब्लम थी, इन्होंने बहुत सबको गुडी गुडी करने के लिए, मतलब अच्छा सब साबित करने के लिए बहुत लोगों को जागीरें दी, प्रमोशन दिए और ऊंचे ऊंचे पदों पर, मनसब पे पहुंचा दिया, जिससे एडमिनिस्ट्रेशन थोड़ा अच्छा नहीं हुआ, खराब हो गया। ठीक है, तो ये बहादुर शाह के बारे में कुछ पॉइंट्स याद रखिएगा। बहादुर शाह वन 1707 से 1712, सिर्फ 5 साल। इनकी डेथ के बाद क्या हुआ, इनके बच्चों में लड़ाई स्टार्ट हुई भाई। इनके 4 बच्चे, ठीक है, इनमें से जो इनके बच्चे हैं जहांगीर शाह, इन्होंने जुल्फिकर की हेल्प से बन गए राजा। ओके, जुल्फिकर की हेल्प से बन गए राजा। तो जुल्फिकर कौन है? जुल्फिकर खान, सीनियर नोबल। नोबल क्या है? हिंदी में बोलते हैं कुलीन लोग। ठीक है, कुलीन लोग मतलब कुलीन लोग क्या बोलोगे, एरिस्टोक्रेट जो इंग्लिश में बोलते हैं ना, कि जिनकी उस समय बहुत चलती थी, इंपॉर्टेंट लोग उस समय के, जैसे अडानी अंबानी हमारे टाइम के भी हो गए। वैसा का एडमिनिस्ट्रेशन में नहीं है, लेकिन भाई साहब चलती बहुत है, जो चाहे करा लेते हैं गवर्नमेंट से। ठीक है, कोई भी गवर्नमेंट हो, नॉट मोदी गवर्नमेंट। तो इसी तरह से जो कुलीन लोग बोले जाते हैं उनको नोबल कहा जाता था, जिनकी काफी चलती थी। ठीक है, एरिस्टोक्रेट कोई भी हो सकता है। ठीक है, तो उनमें से एक थे जुल्फिकर खान, तो उनकी मदद से बन गए बादशाह। और जब जुल्फिकर खान की हेल्प की, इससे बने, तो जुल्फिकर खान को बना दिया गया वजीर। ठीक है, तो जुल्फिकर खान ने भी कोशिश किया भाई सबके साथ अच्छे से रिलेशन बनाते हैं, तो राजपूत के साथ भी अच्छे बनाए, मराठा के साथ अच्छे बनाए। और जजिया एक कर हुआ करता था जो मुस्लिम लोग नॉन मुस्लिम एरिया पे लगाते थे। ठीक है, उसको इन्होंने हटाया। ओके, जजिया मतलब एक तरह से बस आप मुस्लिम नहीं हो इसलिए आपको कर देना है, तो उस चीज को इसने हटाया। तो यहां से एक चीज आप देखिए, यहां से स्टार्ट होता है कि जो एक पपेट बन गया, पपेट मतलब कठपुतली बन गए हैं राजा, शासक, मुगल शासक। Began the series of puppet emperor dominated by strong nobles. ओके, ये मुगल लिखा हुआ, मुगल नहीं है यहाँ पे, स्ट्रॉन्ग नोबल्स। ठीक है, तो मतलब जो स्ट्रॉन्ग नोबल है, कुलीन लोग, उनके हाथों में अब लोग, जो उनके शासक है, वो कठपुतली की तरह दिखेंगे आपको। तो यहां से वो चीज स्टार्ट होती है जहांगीर शाह से। तो यहां पे आपको ध्यान में रखना है, सिर्फ ज्यादा इंपॉर्टेंट तो यहां से आता नहीं है, बस यहां से इस चीज को ध्यान में रखिए कि जहांगीर शाह पहले हैं जो पपेट बनेंगे नोबल के हाथों में। ओके, एक चीज और फिर यहाँ पे, एग्रीड फॉर चौथ एंड सरदेश मुखी ऑफ डेक्कन विद कंडीशन। तो इन्होंने चौथ और सरदेश मुखी, डिटेल नहीं कर रहे हैं यहाँ पे, जब मराठा करेंगे तब हम इसको देख लेंगे, एक तरह का करी है ये। तो चौथ और सरदेश मुखी कलेक्शन का पावर उन्होंने मराठा को दे दिया, लेकिन कंडीशन ये लगाई कि मराठा के अधिकारी इसको कलेक्ट करेंगे, उसके बाद, सॉरी मराठा के नहीं, मुगल के अधिकारी इसको कलेक्ट करेंगे और उसके बाद मराठा को दे देंगे। और ध्यान में रखिएगा, लाल कानवर एक लेडी है, इनकी फेवरेट लेडी,
ठीक है, जो कोर्ट को डोमिनेट करती थी, मतलब सब लगभग उनकी चलती थी। ओके, तो ये भी ध्यान में रखने बात। नेक्स्ट नंबर 3, जहांगीर शाह को मार दिया गया फारूक शाह द्वारा। तो फारूक शाह ने जहांगीर शाह को मार दिया, किसकी हेल्प से? सैयद ब्रदर्स, सैयद बंधु कहा जाता है, 2 भाई हैं, अब्दुल्ला खान और हुसैन अली खान। ठीक है, तो फारूक शाह किसकी हेल्प से बनते हैं? सैयद ब्रदर्स, सैयद बंधु, अब्दुल्ला खान और हुसैन अली खान। तो ये भी ध्यान में रखिएगा, ये भी कई बार क्वेश्चन सैयद ब्रदर्स पे ही आ जाता है। एक इंटरेस्टिंग चीज मैं आपको बताता हूं कि जो ये भी एक तरह के नॉवल ही हैं। तो इन्होंने क्या, अब मतलब सैयद ब्रदर्स ने फारूक शाह को राजा बनाया, इसके बाद रफी उद दराजत को राजा बनाया, उसके बाद रफी उद दौला को राजा बनाया, उसके बाद मोहम्मद शाह को राजा बनाया। तो 1 2 3 4, तो 4 लोगों को राजा बना रहे हैं। इनकी इतनी पावर थी कि किसी को भी राजा बना देते थे, इतनी इनकी इतनी चलती थी। तो इसीलिए इनको किंग मेकर कहा जाता है, राजा बनाने वाले। खुद नहीं बने लेकिन लोगों को बनाते थे। ठीक है, तो ये भी क्वेश्चन आता है हिस्ट्री में कि भाई किनको राजा बनाने, किंग मेकर कहा जाता है हिस्ट्री के अंदर। तो आंसर विल बी सैयद ब्रदर्स। ठीक है, सैयद बंधु, नाम अब्दुल्ला खान, हुसैन अली खान। ठीक है, ये थोड़ी स्पेलिंग गलत है, यहां पे देख लेंगे अपॉइंटेड। तो जब बन गए तो भाई फारूक शाह भी खुश है। फारूक शाह ने फिर अब्दुल्ला खान को वजीर बनाया, हुसैन अली को मीर बख्श बनाया। तब ये मैंने जो आपको पहले बताया, वजीर मतलब इंपॉर्टेंट, एक तरह से प्राइम मिनिस्टर, अपना मुख्यमंत्री बनाया, और हुसैन अली वाज मीर बख्शी, मीर बख्शी मतलब सेनापति, अपना सेनापति बनाया। ठीक है, और यहां से क्वेश्चन आता है भाई, सिख लीडर बंदा बहादुर शाह, सिख लीडर बंदा बहादुर शाह को बंदी बनाया गया गुरदासपुर में, और उसको फिर एग्जीक्यूट किया गया, मतलब फांसी दे दी गई दिल्ली के अंदर 19 जून 1716 को। यहां से क्वेश्चन आता है कि बंदा बहादुर को किसने मारा, किसके टेन्योर में मारा गया? तो आंसर विल बी बहादुर शाह। ठीक है, बंदा बहादुर के नाम से फेमस है भाई, इसको ध्यान में रखिएगा। और एक चीज और मैंने आपको पिछले वाले जो लेक्चर था उसमें आपने देखी थी कि फारूक शाह ने गोल्डन फरमान करके एक रॉयल फरमान दिया था। रॉयल फरमान किसको? BIC को 1717 में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को दिया था। ठीक है, तो ये ध्यान में रखिएगा, ये इन्हीं के नाम है। तो ये भी क्वेश्चन आता है, हु गिव ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी द रॉयल फरमान ऑफ 1717? तो आंसर विल बी फारूक शाह। तो इससे क्या, बहुत सारी रियायतें मिल गई थी कस्टम ड्यूटीज के अंदर बंगाल में व्यापार करने के लिए ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को। ठीक है, फिर यही जाके एक कंफ्लिक्ट बनती है बंगाल के शासक नवाब के अंदर और ईस्ट इंडिया कंपनी के अंदर। फिर बाद में जाके वो 1757 का पलासी बनता है, यहीं से उसके बीज बोए जा रहे हैं। ठीक है, तो ये भी याद में रखने के लिए इंपॉर्टेंट है आपका। नेक्स्ट स्ट्रगल होता है एम्परर और सैयद ब्रदर्स में, लड़ते रहते हैं। तो ध्यान में रखिए, फारूक शाह को बना भी सैयद ब्रदर्स रहे हैं भाई साहब, फिर उनके खिलाफ कुछ गड़बड़ कर रहे हैं तो मानने वाले कहां थे? सैयद ब्रदर्स ने क्या किया, सैयद बंधुओं ने मराठा ट्रूप्स को लेके बालाजी विश्वनाथ के अंदर नेतृत्व में निपटा दिया फारूक शाह को। ओके, तो भाई ये ध्यान में रखना, फारूक शाह के लिए जो इंपॉर्टेंट चीजें हैं, सैयद बंधु कौन थे, किंग मेकर कौन थे, वो याद रखना है। उसके बाद बंदा बहादुर, इसके टाइम में इनको एग्जीक्यूट किया गया।
उसके बाद टाइम में गोल्डन फरमान या रॉयल फरमान ऑफ 1717 फारूक शहर के टाइम में आता है। बालाजी विश्वनाथ के अंतर्गत नेतृत्व के अंदर सेना की सहायता से फारूक शहर को मार दिया गया। फरमान ऑफ 1717, इसके अंदर क्या मिलता है कि कंपनी वॉज परमिटेड टू कैरी ऑन ट्रेड इन बंगाल, बॉम्बे एंड मद्रास फ्री ऑफ ड्यूटी। तो कस्टम फ्री कर दिया गया, बिना किसी ड्यूटी के आप यहाँ पे, बिना किसी कस्टम के आप यहाँ पे क्या करो, व्यापार करो। और कंपनी को इतनी परमिशन दे दी कि भाई तुम आप पास भी इशू कर दो कि ये सामान यहां से यहां तक बिना किसी कर के जाएगा। जो सबसे बड़ा कंफ्लिक्ट बनता है कि कंपनी के जो सर्वेंट थे ना, नौकर थे, उनको परमिशन थी कि वो प्राइवेट ट्रेड कर ले, मतलब कंपनी का ट्रेड तो हो ही रहा है, वो अपने लेवल पे भी अपनी दुकान खोल ले, मतलब अपने लेवल पे ट्रेड कर ले, लेकिन वो जो ट्रेड करेंगे ना, उस प्राइवेट ट्रेड में फायदा नहीं उठा सकते इस फरमान का। उसके अंदर तो उन्हें टैक्स देना है, जैसे भारतीय मर्चेंट दे रहे हैं ऐसी टैक्स उन्हें देना है। पर ऐसा नहीं हुआ, वो मिसयूज करते थे। तो उसी से परेशान होके नवाब ऑफ बंगाल परेशान होते हैं और आगे जाके बहुत बड़ी प्रॉब्लम खड़ी होती है, अभी देखेंगे उसको। और कंपनी को राइट भी, इसका भी परमिशन मिल गई कि आप अपने कॉइन बनाओ और चलाओ, कलकत्ता को फोर्टिफाई करो, किलाबंदी करो। तो यहाँ पे आपको ध्यान में रखना है, फरमान ऑफ 1717 में क्या है, बंगाल मद्रास के अंदर कस्टम फ्री आप व्यापार कर सकते हो, दस्तक पासेज इशू कर सकते हो। ठीक है, मेन प्रॉब्लम कहाँ पे आती है कि कंपनी के सर्वेंट परमिशन थी, उनको प्राइवेट ट्रेड कर सकते हैं, लेकिन प्राइवेट ट्रेड फरमान के अंतर्गत नहीं आता कि उसके लिए आप कस्टम पे करना ही है, उसके लिए आप दस्तक यूज नहीं कर सकते, वो लोग करते थे, ये प्रॉब्लम थी। ठीक है, उसके बाद रफी उद दराजत और रफी उद दौला, ये भी फारूक शहर ने बनाया इनको, मतलब फारूक शहर के मरने के बाद, मतलब एग्जीक्यूशन के बाद, मतलब मारे जाने के बाद सैयद ब्रदर्स दो यंग प्रिंसेस को एक के बाद एक शासक बनाते हैं, एक रफी उद दराजत, रफी उद दौला। ज्यादा टाइम के लिए बनते, थोड़े थोड़े महीनों के लिए बनते हैं। रफी उद दराजत को टीबी हो जाता है, मर जाते हैं, और भाई साहब रफी उद दौला ओपियम के एडिक्ट थे, अफीम के एडिक्ट थे, तो वो भी जल्दी मर जाते हैं। लेकिन एक चीज यहां पे ध्यान में रखने वाली बात है कि फारूक, मतलब नोबल ने पहली बार किसी को मारा, वो है फारूक शहर। इससे पहले नोबल ने किसी को नहीं मारा, किसी शासक को नहीं मारा मुगल के। ठीक है, कठपुतली बने, जहांगीर शाह नोबल की फर्स्ट पपट। उसके बाद फारूक शहर को पहली बार कोई नोबल किसी मुगल शासक को मार रहा है, वो है फारूक शहर। तो फारूक शहर को बनाया सैयद बंधुओं ने, उसके बाद रफी उद दराजत और रफी उद दौला को भी बना रहे हैं, लेकिन कुछ कुछ समय में लोग अपने कारणों से मर जा रहे हैं। जब ये लोग मर गए तो इसके बाद सैयद ब्रदर्स ने एक 18 साल के छोटे से कम उम्र के बच्चे रोशन अख्तर को एम्परर ऑफ इंडिया बनाया, शासक बनाया। ठीक है, सैयद ब्रदर्स ने 18 साल के एक लड़के रोशन अख्तर, मोहम्मद शाह, इसको बोला जाता है मोहम्मद शाह, को भारत का शासक बनाया। मोहम्मद शाह, अख्तर भी बोला जाता है। ध्यान में रखिए, ये इनका टाइम पीरियड बहुत लंबा है। बहुत, इससे पहले आप देख रहे हो थोड़ा थोड़ा टाइम के लिए, 4-5 साल के लिए, बहुत कम टाइम के लिए आ रहे, लेकिन यहाँ पे 19 से 48 के बीच करीबन 30 साल का शासन इनके टाइम पे हो रहा है। लेकिन ये कुछ अय्यास टाइम के आदमी थे। कैसे? अय्यास टाइप के बंदे हैं, वाइन और लेडी, बस इनमें डूबे रहते हैं। कुछ लोग तो कहते थे कि बाहर से आक्रमण हो रहा है और ये मुर्गों का खेल देखने में व्यस्त है। तो ज्यादा पड़ी नहीं थी इन्हें कुछ, बस राजा बन गए बाय डिफॉल्ट, बना दिया सैयद ब्रदर्स ने। उसके बाद ये भी पीछे पड़ गए, सैयद ब्रदर्स की चलती है तो भाई हमें भी हटाना है, तो इन्होंने उसको मरवा दिया। निजामुल मुल्क
की सहायता से। तो निजाम उल मुल्क की सहायता से सैयद ब्रदर्स को मरवा दिया मोहम्मद शाह ने। मोहम्मद शाह सैयद ब्रदर्स की वजह से आया था, उनसे छुटकारा पाया उन्होंने निजाम उल मुल्क की मदद से। ठीक है, कहा जाता है करीबन 30 साल इन्होंने शासन किया। तो ये चाहते तो अभी अपने मुगल का जो डिक्लाइन हो रहा था उसको रोक सकते थे। ठीक है, ये चाहते तो मुगल का जो डिक्लाइन हो रहा था उसको रोक सकते थे। लेकिन ऐसा नहीं किया, अपने ही अयाशपन में सारा टाइम खो दिया। ऐसा इसलिए भी कहते हैं क्योंकि मुगल आर्मी अभी भी कहते हैं कि स्ट्रांग थी। जो मराठा सरदार थे वो अभी भी साउथ की तरफ ही थे, ज्यादा नॉर्थ में इंटरेस्ट नहीं दिखा रहे थे। जो राजपूत थे वो स्टिल लॉयल थे मुगल से। तो सिचुएशन मतलब इतनी बुरी नहीं थी, वो चाहते तो इस समय कर सकते थे, बट बिकॉज ऑफ रंगीला ऐसा हुआ नहीं। यहां तक कहते हैं जो कुछ डांसिंग गर्ल, जैसे नाम लो तो कोकी जीयू, हाफिज खिदमतगार खान, बस इनके चुंगल में फंसे हुए थे। तो ज्यादा रोक नहीं पाए अपने डिसइंटीग्रेशन को। और इन सब आदतों से परेशान होके बहुत सारे लोग इसको छोड़ के चले गए, अपने आप को इंडिपेंडेंट घोषित कर दिया। मतलब जैसे निजाम उल मुल्क हैदराबाद चले गए, मतलब ऊपर से रहा कि भाई एकदम से बगावत तो नहीं की कि हम मुगल को नहीं मानते, लेकिन ये याद रखिएगा मुगल कभी नीचे की तरफ नहीं आए, नॉर्थ एरिया में रहे, उत्तरी भारत में रहे, साउथ की तरफ ज्यादा नहीं, इनका एक्सपेंशन नहीं होता। एक्सपेंशन का मतलब जैसे मतलब गलत स्टेटमेंट देता हूं मैं, इसको वापस लीजिए। तो उन्होंने क्या किया, जैसे चले गए हैदराबाद में जाके अपना राज्य बसाया, तो एक तरह से क्या हो गई, एक गवर्नर हो गया, सिपह सलार हो गए हैदराबाद के। तो लेकिन धीरे धीरे अपने आप को मतलब एक जो कर देते हैं, कुछ पैसा देना होता है, वो सेंटर को दे रहे हैं, मुगल को दे रहे हैं। इंडिपेंडेंट डिक्लेयर नहीं किया, पर धीरे धीरे अपने आप को इंडिपेंडेंट बना लिया। बात समझ में रहो कि एकदम से पूरा डिक्लेयर नहीं कर रहे हैं, लेकिन धीरे धीरे उनकी बातों को मानना खत्म कर दिया। मुर्शिद कुली खान बंगाल में करते हैं, सादत खान अवध में करते हैं। तो आप देख रहे हो कि जो एक तरह से नोबल इसके काफी विश्वास रखते थे इनके अंदर, लेकिन इनकी आदतों के कारण इनको छोड़ के चले गए। ठीक है, एक तरह से ब्रेकअप हो रहा है इनके अंपायर का। क्योंकि नोबल है वो मतलब सेमी इंडिपेंडेंट। इंडिपेंडेंट क्या होता है, स्वतंत्र। तो सेमी मतलब अर्ध स्वतंत्र, पूरी तरह स्वतंत्र नहीं, अर्ध स्वतंत्र। मतलब अभी भी थोड़ी थोड़ी उनकी मुगल की मान रहे हैं, अभी भी उनको जो महीने का ईयरली जो पेंशन जाना है वो जाता है, उनके नाम के सिक्के अभी भी चल रहे हैं, तो वो चीज करवा रहे हैं, लेकिन इतनी ज्यादा भी नहीं मान रहे हैं। तो उस तरह से इन्होंने राज्य अपने बनाने स्टार्ट कर दिए। मराठा भी आगे जाके शायद लिखा होगा मैंने, हाँ। इसके बाद देखिए कि 1739 में नादिर शाह भारत में घुसता है, मुगल को बैटल ऑफ करनाल में हराता है, और वहां से इंडस के जो पश्चिमी क्षेत्र हैं वो ले लेता है, काबुल के वाले भी, और अपने अंपायर में मिला लेता है। उसके बाद देखिए अहमद शाह अब्दाली भी आता है 48 से लेकर 67 के बीच, जो करीबन 7 बार आक्रमण करता है। जो उसका पहला आक्रमण 1748 में आता है मोहम्मद शाह के टाइम पे।
मराठा जो बाजीराव के अंदर, वो भी दिल इतनी हिम्मत हो जाती है कि दिल्ली पर रेड करते हैं। आई बात समझ में? तो ये एक लंबे टाइम तक राजा रहने वाले थे, कुछ कर सकते थे बट किया नहीं। ये इनके लिए इंपॉर्टेंट है, इस नाम से जाने जाते हैं, रंगीला के नाम से जाने जाते हैं। इनसे जो स्टेट अलग हुए वो ध्यान में रखिएगा, ये पे भी क्वेश्चन पूछ लेते हैं। निजामुल मुल्क इन हैदराबाद, मुर्शिद कुली खान इन बंगाल, शहादत खान इन अवध। ये भी ध्यान में रखिएगा, शैयद ब्रदर्स को इन्होंने खत्म किया। नेक्स्ट है अहमद शाह, 1748 से 57। ये भी जो इनकी मदर है उद्दम बाई, इनको भी बोला जाता है कि ये इनके बेटे हैं, ये उद्दम बाई और मोहम्मद शाह। उद्दम बाई के लिए भी बोला जाता है कि वॉज ऑल्सो डांसिंग गर्ल, तो उनसे ये पैदा हुए थे। अहमद शाह और वो राजा बन रहे हैं। तो अहमद शाह भी कुछ ज्यादा कहा जाता है कि वीक ही थे, और इन्होंने सारा कुछ अपनी माँ के हाथ में दिया हुआ था, वो भी इतने अच्छे से चला नहीं पा रही थी। तो इनके टाइम में भी अब्दाली ने अटैक किया। जब अब्दाली ने अटैक किया तो उनसे दिल्ली को बचाने के लिए बोले, भाई साहब पंजाब और मुल्तान तुम ले लो। तो पंजाब और मुल्तान उनको दे दिया। इमाम उल मुल्क जो कि ग्रैंडसन है इजामुल मुल्क, अभी आपने देखा इजामुल मुल्क वहां से काट के हैदराबाद अपना बसाते हैं। तो हैदराबाद जिसने बसाया उन्हीं के ग्रैंडसन है इमादुल मुल्क। वो मराठा चीफ सदाशिव राव के साथ अलायंस बनाते हैं और वो अहमद शाह को अंधा कर देते हैं, ठीक है, और उसको वहां से राजगद्दी से हटा देते हैं। और उसकी जगह आलमगीर II तो नया राजा बनाते हैं। तो नेक्स्ट राजा हमारे हैं आलमगीर II, अजीज उद्दीन आलमगीर द्वितीय। ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि बैटल ऑफ पलासी इन्हीं के टाइम पे लड़ी गई। अब्दाली ने इनके टाइम पे भी भारत में घुसे, दिल्ली को लूटा 1757 में। इमादुल मुल्क अभी हमने पीछे देखा था, इमामुल मुल्क के ग्रैंडसन। इमादुल मुल्क इनवाइटेड मराठा तो यहां पे देखिए 1757 के अंदर इमादुल मुल्क ने मराठा को बुलाया। रघुनाथ राव दिल्ली आते हैं और वहां से अफगान और रोहिल्लास को भगा देते हैं, ठीक है। ये अफगान और रोहिल्ला यही हैं अब्दाली वाले। तो मराठा ने क्या किया, अफगान को दिल्ली में हराया और नजीब को लाहौर से भगा दिया। ये नाजीब ये सब लोग अफगान हैं अब्दाली की पार्टी के। और तैमूर शाह जो अब्दाली का बेटा था, उसको अब्दाली गवर्नर बना के गया था, तो उसको भी हटा दिया और अदीना बेग को पंजाब का गवर्नर बनाया, ठीक है। कौन बना रहा है, मराठा। तो आगे बात समझ में। तो आलमगीर II है, ठीक है। आलमगीर II बने किसकी हेल्प से, मराठा की हेल्प से बने, है ना। तो मराठा ऑब्वियसली उसकी हेल्प करेंगे। तो उस टाइम में अब्दाली आया है। अब्दाली ने अपने से पहले देखा पंजाब और मुल्तान का हिस्सा अहमद शाह ने दे दिया उनको। तो जो अब्दाली के जो लोग वहां बैठे हुए हैं तो उन ठीक है, तो अब्दाली और के लोग वहां बैठे हुए हैं, उनको भगा रहे रघुनाथ राव, ठीक है। इमादुल मुल्क ने उसको बुलाया तो रघुनाथ राव को ने भगाया उनको। और जो अब्दाली के पुत्र हैं तैमूर शाह, उसको भी भगा दिया। तो अपना आदमी अपॉइंट कर दिया वहां पे गवर्नर मुगलों ने।
और फिर इसका बदला लेने के लिए अब्दाली वापस आया 1759 में, और फिर होती है बैटल ऑफ पानीपत 1761 में। तो यहां बात समझ में आ रही है कि बैटल ऑफ पानीपत मुगल और अफगान मतलब अब्दाली और मराठों में क्यों होती है? ठीक, एक तरह से मराठा डिफेंड कर रहा है दिल्ली को, और डिफेंड किसको करना चाहिए? मुगल को, कि मुगल इतने कमजोर हो गए हैं, डिफेंड कौन कर रहे हैं? मराठा। ठीक है, तो मराठा ने क्या किया? अब्दाली ने जो अपने बेटे को पंजाब का गवर्नर बनाया था, और जो इससे पंजाब कहां से मिला था उसको? अहमद शाह से मिला था, इससे पहले वाला जो मुगल है। तो मराठा ने उसको भगा दिया, उसका बदला लेने के लिए अब्दाली आया। फिर अब्दाली की और मराठा की लड़ाई हो रही है, थर्ड बैटल ऑफ पानीपत, जिसके अंदर अब्दाली ने मराठा को बहुत बड़ा स्ट्रोक दिया। कहते हैं कि अगर ये बैटल ना होती, मराठा इतने बुरी तरह इसमें ना हारते, तो शायद मुगल के बाद मराठा का राज होता हिंदुस्तान पे। उसके बाद देखिए 1759 में इमादुल मुल्क ने फिर एम्परर को मार दिया और शाहजहां III को गद्दी पे बिठाया। तो इमादुल मुल्क ही एक तरह से आलमगीर II को बना रहे थे, तो उसके बाद उसको भी मार दिया और शाहजहां III को थ्रोन पे बनाया। तो शाहजहां द्वितीय नहीं है, तृतीय हो गए, उसको भी थोड़ा ठीक कीजिएगा। तो इनके टाइम पे कुछ नहीं हुआ, बहुत छोटे टाइम के लिए रहे। तो बाद में मराठा चीफ ने इसको बड़ी जल्दी हटा दिया। उसके बाद आते हैं शाह आलम। इनका काफी लंबा टाइम है, इनकी काफी इंटरेस्टिंग स्टोरी है। ये बार बार मतलब राजा रहेंगे, लेकिन बार बार इनको कोई मराठा हेल्प करेगा। देखो, अभी देखने में सुनने में मजा आएगा कि ड्यूरिंग 1759 to 60 नॉर्दर्न इंडिया वाज स्वेप्ट बाय मराठा लेड बाय सदाशिवराव बाहू who disposed Shahjahan III and installed Ali Gauhar, son of Alamgir II, as rightful emperor under suzerainty of Maratha। मतलब छत्र छाया मराठों की रहेगी। ठीक है, आलमगीर के पुत्र शाह आलम II को बना दिया राजा, जिसको अली गौहर भी बोलते हैं, उसको बना दिया मराठा की छत्र छाया में। शाह आलम क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि इनके टाइम पे पानीपत की युद्ध हुआ और बैटल ऑफ बक्सर इनके टाइम पे हुआ। ठीक है, आफ्टर पानीपत अब्दाली ने नॉमिनेट, देखिए पानीपत की लड़ाई हो गई, मराठा जिन्होंने इसको बनाया था वो इतने पावरफुल रहे नहीं। फिर भी क्या हुआ? अब्दाली ने उसको ही नॉमिनेट किया, भाई शाह आलम ही एम्परर है। लेकिन जो पावर थी वो नजीब खान रोहिल्ला के हाथ में रही। नजीब खान रोहिल्ला के हाथ में रही। ये अब्दाली के लोग हैं। आई बात समझ में? देखिए, थोड़ा इंटरेस्टिंग चीज यहां पे देखने को मिल रही है। पानीपत, मराठों की हार, मराठों की हेल्प से शाह आलम मुगल एम्परर बने थे। ठीक है, अब्दाली ने फिर भी शाह आलम को ही बोला कि तुम ही शासक हो, लेकिन पावर, रियल पावर जो एक तरह से बोल सकते हैं, वो अब्दाली के आदमी, दैट इज नजीब खान रोहिल्ला के हाथ में। और इतनी पावर कि भाई शाह आलम दिल्ली तक नहीं घुस पाए, 12 साल तक यहां वहां फिरते रहे। वेरी इंटरेस्टिंग ना, कि राजा नॉमिनेट हैं, बना दिए गए, डिक्लेयर कर दिए गए अब्दाली ने ही, लेकिन घुसने नहीं दिया। 12 साल लगे उनको दिल्ली आने में, मराठों की हेल्प से आए। ओके, तो ये इंपॉर्टेंट चीज। फिर उसके बाद जब 1764 में बैटल ऑफ बक्सर होती है, बैटल ऑफ बक्सर 3 लोग मिलकर लड़ते हैं, शाह आलम, इनके साथ मीर कासिम बंगाल के और अवध के सुजाउद्दौला। तो एक तरफ 3 लोग हैं, शाह आलम है मुगल एम्परर, उसके साथ बंगाल के नवाब कासिम
मीर कासिम और सजाउद्दौला अवध से किसके अगेंस्ट लड़ते हैं बैटल, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया के अगेंस्ट। डिटेल हम बाद में देखेंगे, तो बस इतना याद रखिए, बैटल ऑफ बक्सर होता है इन्हीं के टाइम पे। 1771 में महाजी सिंधिया दिल्ली कैप्चर करता है और शाह आलम को वापस राजा बनाता है। राजा तो पहले भी था लेकिन दिल्ली जा नहीं पा रहा था, तो महाजी सिंधिया की हेल्प से दिल्ली में वापस घुस रहा है। तो एक तरह से मराठा की सुजनिटी फिर है, मतलब मराठा की छत्रछाया में फिर दोबारा आ रहा है। ठीक है, बात समझ में आई। मराठा की छत्रछाया से बना था, बैटल ऑफ पानीपत हो गई, फिर भगा दिया गया, फिर वापस 12 साल बाद मराठा ही सिंधिया इसको, इसके बाद सिंधिया जो है वो लेके आ रहे हैं, महाजी सिंधिया। और जब तक महाजी सिंधिया एक तरह से दिल्ली के ओवरलोड रहे, 1803 तक ये दिल्ली में रहे। अब भाई ये बन गए राजा, सिंधिया ले आए, तो फिर इन्होंने क्या किया, ठीक है बदला लेते हैं। तो जो रोहिल्ला के लीडर थे जबीता खान, जो नजीब खान थे ना रोहिल्ला, उनकी चलती थी, तो उनके बेटे हैं जबीता खान, उनको पकड़ लिया, बहुत बुरी तरह से उनकी बेइज्जती की, ह्यूमिलिएट किया। और जबीता खान के बेटे गुलाम कादिर को कैस्केटेड किया। कैस्केटेड का मतलब होता है नसबंदी कर दी, और मेड टू सर्व एज ए पेज। पेज क्या होता है, एक तरह से अटेंडेंट बना दिया, है ना, राजा के साथ साथ चल रहा है। जैसे राजा ने पीछे वो टांगा होता है सुपरमैन वाला कपड़ा, तो उसको पकड़ के चल रहा है, तो वो बना दिया। तो भाई अब ऐसा कुछ हो रहा है, जब गुलाम कादिर को मौका मिलेगा तो वो लेगा। तो 1788 में गुलाम कादिर ने शाह आलम को पकड़ के भगा दिया और अंधा कर दिया। अब इंटरेस्टिंग चीज देखिए, फिर दोबारा महाजी सिंधिया ने गुलाम कादिर को भगाया, मारा, और ब्लाइंड शाह, जो कि मतलब अंधे शाह आलम को वापस किंग बनाया। आई बात समझ में? मतलब पहली बार विद द हेल्प ऑफ मराठा सदाशिवराव, ठीक है, सदाशिवराव की वजह से राजा बने। उसके बाद 12 साल तक एंट्री नहीं कर पाए, फिर महाजी सिंधिया की के हेल्प से राजा बने। ठीक है, फिर इन्होंने क्या किया, नजीब खान के जो बेटे हैं उसको, जबीता खान जो बोल रहे हैं, उसको प्रिजनर बना लिया, कैदी बना लिया, और बहुत तरह से ह्यूमिलिएट किया। और गुलाम कादिर जो जबीता खान के बेटे हैं उसको नसबंदी कर दी और उसको एक तरह से अटेंडेंट बना दिया। फिर जब उसको मौका लगा तो गुलाम कादिर ने, जो जबीता खान का बेटा है, उसने इसको अंधा कर दिया और भगा दिया, गद्दी से उतार दिया। तो महाजी सिंधिया ने फिर दोबारा जबीता खान के जो लड़का है गुलाम कादिर को भगाया और इसको फिर दोबारा राजा बनाया। 1803 के अंदर फिर क्या हुआ, दिल्ली इंग्लिश ने पकड़ ली और दौलत राव सिंधिया को हरा दिया गया। तो यहां से अब खत्म सिंधिया। तो उसके बाद फिर शाह आलम ने एक्सेप्ट कर लिया, ठीक है भाई, आप हमें ब्रिटिश का प्रोटेक्शन स्वीकार है, उनका संरक्षण स्वीकार है। पहले मराठा का संरक्षण था, ब्रिटिश का संरक्षण स्वीकार है। तो 1803 से 1857 तक तो एक तरह से कह सकते हो कि इस दौरान मुगल डायनेस्टी जस्ट एक पॉलिटिकल फ्रंट रहा इंग्लिश के लिए। प्रोटेक्शन तो वही लोग दे रहे हैं, तो एक नाम के राजा रह गए। मतलब स्टंप, जैसे कि सिक्के इंग्लिश कंपनी निकालती थी, लेकिन फिर भी स्टंप उसकी राजा की रहती थी, शाह आलम की रहती थी,
मराठों की, सॉरी मुगल की रहती थी, तो इतना तो पावर इंपॉर्टेंस देते थे, लेकिन वो भी 1835 के बाद खत्म हो गई। तो ये थोड़ी सी इंटरेस्टिंग स्टोरी शाह आलम की। उसके बाद अकबर शाह आए, शाह आलम के बेटे। ये थोड़े से इसलिए इंपॉर्टेंट है कि इन्होंने राजा राम मोहन राय जो थे उनको राजा का उपाधि दी, और राजा राम मोहन राय को इंग्लैंड भेजा भी, जाओ मेरी थोड़ी पेंशन बढ़वाओ, ब्रिटिश वालों से बात करो, मेरी पेंशन बढ़वाओ। इन्हीं के टाइम में क्या हुआ, पहले तो क्या हो रहा था कि ब्रिटिश वाले भी मान रहे थे कि हम मुगल के नीचे हैं, यहां पे उन्होंने खत्म कर दिया, नहीं कोई हमारे नीचे नहीं है, हम किसी के नीचे नहीं है। और उन्होंने जो स्टैंप लगती थी ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के सिक्कों पर मुगल एम्परर की, वो भी हटा दी। अकबर शाह बस किसके लिए, राजा राम मोहन राय को राजा का टाइटल दिया। दूसरा, इंग्लैंड भेजा गया राजा राम मोहन राय को, इन्होंने भेजा कि पेंशन बढ़वाओ। और लास्ट है 12वां नंबर, बहादुर शाह 2। ये राजा से ज्यादा पोइट के रूप में ज्यादा फेमस है, जफर के नाम से, इसलिए इनको बहादुर शाह जफर भी कहा जाता है। जब 1857 का विद्रोह होता है, उस समय ये मुगल के हैं। जब क्रांति होती है तो भाई किसी ना किसी को तो अपना राजा डिक्लेयर करना पड़ता है, तो वैसे ही बहुत एज्ड हो चुके थे उस समय तक, तो उस क्रांति में लोगों ने इनको अपना राजा डिक्लेयर कर दिया। भाई साहब को पता भी नहीं होगा, और उस क्रांति में लोगों ने इनको अपना राजा डिक्लेयर कर दिया। ठीक है, उस चक्कर में पकड़ लिया इनको मुगलों ने, सॉरी अंग्रेजों ने, रैगून अंडमान निकोबार में वहां भेज दिया। इनके दोनों बेटों को गोली मार दी गई, तो यहां से मुगल एकदम से खत्म। और डलहौजी ने उस टाइम पे कहा था कि भाई तुम लोगों को अब लाल किला छोड़ना पड़ेगा। और कैनिन, ये सॉरी डलहौजी और कैनिन, ये सब गवर्नर हैं, पढ़ाऊंगा मैं इनको बाद में। उन्होंने बोला था कि भाई अब मुगलों को राजा नहीं, सिर्फ मुगलों को राजा नहीं, अब मुगलों को सिर्फ प्रिंस कहा जाएगा। क्या कहा जाएगा? प्रिंस कहा जाएगा। अगली बात समझ में, 12वां, तो ये चीज आप ध्यान में रखिएगा। तो ये बहादुर शाह जफर सेकंड, तो यहां से मुगल खत्म। बहादुर शाह 1, जहांदर शाह, फारूक शयार, दराजत रफी उद्दौला, मोहम्मद शाह रंगीला, अहमद शाह, आलमगीर 2, अजीज उद्दीन आलमगीर द्वितीय, शाहजहां 3, तो द्वितीय नहीं है, 3 है, तृतीय, शाह आलम 2, अकबर शाह द्वितीय, बहादुर शाह जफर। ठीक है, तो ये सब चीजें आपको ध्यान में रखनी है। और समझ में आ गया होगा, दो लोगों का ज्यादा बड़ा राज्य है, एक तो आलमगीर 2, आलमगीर 2 की इंटरेस्टिंग स्टोरी, राजा मराठा ने बना रहे हैं, फिर बार बार कोई उन्हें हटा दे रहा है, उन्हें फिर बनाया जा रहा है। ठीक है, मोहम्मद शाह रंगीला की स्टोरी अभी समझ में आ गई होगी। उस समय तक शायद वो बचाना चाहते तो बचा सकते थे, लेकिन अपनी रंगीलियत की वजह से नहीं बचा पाए। खैर चलो, जो भी रहा समझ में आ गया होगा आप लोगों को, तो इसको थोड़ा सा रिवाइज कर लीजिएगा। ठीक है, और